राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पीटी और मीन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। तो पहला पैराग्राफ क्या कहता है जी? कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव कॉन्स्टिट्यूट करता है या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव शो करता है वो रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। यानी कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव कॉन्स्टिट्यूट करता है या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव शो करता है वो रेलेवेंट माना जाएगा। इसी तरह कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की प्रिपरेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है या फिर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की प्रिपरेशन शो करता है वो रेलेवेंट माना जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। सपोज करके चलिए ए एंड बी बोथ आर लीगली मैरिड टू ईच अदर। ओके, ए एंड बी बोथ आर मैरिड टू ईच अदर। अब जो बी है, बी का सी नाम के पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जी। ठीक है, बी का सी नाम के व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब एक दिन ए को इस बात की पता लग जाती है। ए को पता लग जाता है कि जो उसकी वाइफ है यानी जो बी है वो सी नाम के व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप में है। और जस्ट एक दिन बाद ही सी का मर्डर हो जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज करो ए को 1 तारीख को पता लगा कि बी का सी नाम के व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो 2 तारीख को सी का मर्डर हो जाता है। ठीक है, तो अब इन सारे फैक्ट्स को अगर हम कंबाइंड रीडिंग करें, जैसे कि ए और बी का लीगली मैरिड होना, बी का सी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप चलाना, ए को इस बात का पता लगना, अगले दिन सी का मर्डर हो जाना, तो ये सब क्या शो कर रहे हैं? दैट A is having motive to murder C। ओके, ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि A के पास C का मर्डर करने का एक मोटिव था। ओके, तो चलिए मोटिव को समझते हैं। सबसे पहले मोटिव होता क्या है? जो सेक्शन में वर्ड यूज कर रखा है ना मोटिव, इसका क्या मतलब होता है जी? आइए इसको समझते हैं। मोटिव, डिजायर और ऑब्जेक्ट बिहाइंड कमीशन ऑफ एन एक्ट। क्या मतलब होता है मोटिव का? डिजायर या ऑब्जेक्ट बिहाइंड कमीशन ऑफ एन एक्ट, यानी किसी एक्ट को कमिट करने की पीछे की जो वजह है या जो कारण है उसको हम मोटिव कहते हैं। और मोटिव इज द रीजन विच प्रॉम्प्ट्स इंटेंशन। मोटिव क्या है जी? मोटिव वो रीजन है जो इंटेंशन को प्रॉम्प्ट करती है। प्रॉम्प्ट करती है मीन्स इंटेंशन को फॉर्म करती है। ओके, आगे बताया ए मोटिव इज दैट विच मूव्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मोटिव क्या चीज होती है? जो एक मैन को पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए मूव करती है, इंड्यूस करती है। इट इज एन इंड्यूसमेंट टू डू एन एक्ट। मोटिव इज द रीजन और ग्राउंड ऑफ एन एक्शन। मोटिव क्या है? मोटिव अपने आप में एक कारण है या एक ग्राउंड है किसी भी एक्शन का। इट इज द इमोशन विच इंपेल्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मोटिव क्या है जी? मोटिव एक ऐसा इमोशन है जो कि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए इंपेल करता है या कंपेल करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ फीलिंग विच प्रॉम्प्ट्स एनीवन टू ट्रांसलेट हिज विल इनटू एन एक्शन। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मोटिव क्या है? मोटिव एक ऐसी फीलिंग है जो किसी पर्सन को प्रॉम्प्ट करती है कि वो अपनी इच्छा को एक्शन में कन्वर्ट कर दे। मोटिव इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। मोटिव क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्यों?
क्योंकि एक पर्सन का जो मोटिव है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके माइंड में, ठीक है। तो इसलिए मोटिव क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है या फिर मेंटल फैक्ट है, ठीक है। मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। मोटिव वो चीज है जो एक इंसान को इंटेंशन फॉर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। मोटिव इज अ फैक्ट विच इज ओनली विद इन द नॉलेज ऑफ अ पर्सन डूइंग द एक्ट। तो चूंकि मोटिव एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मेंटल फैक्ट है, तो इसलिए मोटिव एक ऐसा फैक्ट है जो कि केवल उसी पर्सन की नॉलेज में है जो पर्सन एक्ट कर रहा है। तो ये होता है जी मोटिव का मतलब। अब इन सभी चीजों को रीड करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि मोटिव और इंटेंशन जो है वो सिनोनिम्स नहीं है जी। मोटिव एंड इंटेंशन आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे, ओके। अब चलिए मोटिव के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो देखो एक बात आप याद रखना, जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास डिसीज की डेथ कॉज करने का मोटिव था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देगी, ओके। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी लीगली मैरिड है और जो बी है वो सी के साथ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है। अब ए को इस बात का पता लग जाता है और नेक्स्ट डे सी का मर्डर हो जाता है। तो इस एग्जांपल में जस्ट बिकॉज ए के पास सी का मर्डर करने का मोटिव था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ए को कन्विक्ट कर देगी। क्यों? बिकॉज जो मोटिव है वो अपने आप में केवल एक रेलेवेंट फैक्ट है। मोटिव क्या है? मोटिव इज ओनली अ रेलेवेंट फैक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8। और 5 से लेकर 55 तक जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे क्या हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स हैं या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। तो इसलिए जो मोटिव है ये अपने आप में कन्विक्शन लीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इट ओनली हेल्प्स इन कोरोबरेशन, ओके। और इस फैक्ट को, कौन से फैक्ट को? कि ए ने ही सी का मर्डर किया होगा, इस फैक्ट को प्रोसिक्यूशन को पॉजिटिव एविडेंस लीड करके ही प्रूव करना होगा, ओके। क्यों? बिकॉज क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा जी कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास डिसीज की डेथ कॉज करने का मोटिव था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देगी, ठीक है। अब इसी तरह एक बात और याद रखना आप, सिमिलरली नॉर एब्सेंस ऑफ मोटिव डिस्क्रेडिट विटनेसेस। इसका क्या मतलब है जी कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास मोटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो विटनेसेस हैं आप उनकी एविडेंशियल वैल्यू को डिस्क्रेडिट कर दोगे। जैसे सपोज करके चलिए मार्केट प्लेस में एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, ठीक है। भरी बाजार में दिन दहाड़े एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया और कुछ लोगों ने इस क्राइम को विटनेस कर लिया, पर एक्स के पास वाई का मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं है जी, ठीक है। एक्स के पास वाई का मर्डर करने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो जस्ट बिकॉज एक्स के पास वाई का मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कन्विक्शन लीड नहीं करेगी, ओके। भाई आप खुद लॉजिक सोचिए, जब आई विटनेसेस ने आके कोर्ट में टेस्टिमनी दे दी कि हाँ हमने एक्स को वाई का मर्डर करते हुए देखा था, अब बेशक से एक्स के पास वाई का मर्डर करने का मोटिव नहीं है, फिर भी कोर्ट कन्विक्शन ग्रांट कर देगी। वाई? बिकॉज एब्सेंस ऑफ मोटिव विल नॉट डिस्क्रेडिट द विटनेसेस, ठीक है। और इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है वो शौकिया तौर पर भी लोगों का मर्डर करता है, जैसे प्लेजर के लिए या एडवेंचर के लिए, ठीक है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो क्रिमिनल है वो केवल शौकिया तौर पर ही मर्डर करता है। जैसे आपने मलंग मूवी में डायलॉग सुना होगा कि जान लेना मेरा नशा है या जान लेना मेरा मजा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है वो केवल अपनी प्लेजर के लिए या एडवेंचर्स के लिए ही लोगों का मर्डर कर देता है।
तो ऐसे केसेस में उस एक्यूज के पास डिसीज की डेथ कॉज करने का कोई मोटिव नहीं होता, वो बस अपने सुकून के लिए सारी चीज़ें करता है। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ मोटिव विल नॉट बी अ मेजर एविडेंस, particularly when all the ocular evidences are against accused। ठीक है, तो कंक्लूजन कर लेते हैं जी इस चीज का। अगर किसी केस में मोटिव नहीं है बट अदर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, देन इट इज सफिशिएंट टू लीड कन्विक्शन। ओके, बट अगर केस में मोटिव है बट अदर सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, देन इट इज नॉट सफिशिएंट टू लीड कन्विक्शन। ओके, बिकॉज मोटिव इज नॉट sufficient by itself to lead conviction, nor absence of motive will discredit other witnesses। Okay, held in the case of Arun versus NCT दिल्ली। तो क्लियर हुआ आपको, एक रफ आइडिया आपके माइंड में जनरेट हुआ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रूफ ऑफ मोटिव। एब्सेंस ऑफ मोटिव और इनएडिक्वेसी ऑफ मोटिव इज ऑफ कंपैरेटिव अनइम्पोर्टेंस वेयर देयर एग्जिस्ट एब्सोल्युटली कोगेंट एविडेंस दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। वही बात है कि अगर आपके पास ऑलरेडी इतने सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हैं जो ये प्रूव कर दें कि भाई जो क्राइम है वो इसी एक्यूज पर्सन ने किया है, तो बेशक से अब उस एक्यूज के पास उस क्राइम को करने का कोई मोटिव नहीं था, तो ये जो फैक्ट है ये अपने आप में अनइम्पॉर्टेंट है। द एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कोरोबरेट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो मोटिव है इसका केवल इतना इंपॉर्टेंस है कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कोरोबरेट करने में मदद करता है। मोटिव इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। द प्रूफ ऑफ मोटिव कैन नॉट बी सफिशिएंट टू convict the accused as it is not substantive evidence but only corroborative in nature। जस्ट बिकॉज एक्यूज के पास डिसीज की डेथ कॉज करने का मोटिव था, तो इसका मतलब ये नहीं है ये फैक्ट अपने आप में कन्विक्शन लीड करने के लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो मोटिव है ये अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है बट ओनली कोरोबरेटिव इन नेचर। ओके, आगे देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव फॉर कमिटिंग अ क्राइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ बट इट इज ऑलवेज अ रेलेवेंट फैक्टर। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए मोटिव का एग्जिस्ट करना ये अपने आप में लॉ की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि एक रेलेवेंट फैक्टर है। और रेलेवेंट फैक्टर क्यों है जी? बिकॉज मोटिव को सेक्शन 8 में रेलेवेंट डिक्लेयर किया हुआ है। एब्सेंस ऑफ मोटिव इज अ फैक्टर दैट वेज इन फेवर ऑफ द एक्यूज। अगर मान के चलिए एक्यूज के पास किसी पर्सन की डेथ कॉज करने का मोटिव नहीं था, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो एक्यूज के फेवर में जाएगा। कब? इन द केसेस व्हेन देयर आर नो अदर सफिशिएंट एविडेंसेस, जैसे कि उस क्राइम सीन के कोई भी आई विटनेसेस नहीं थे। ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस मोटिव फॉर क्राइम इज मीनिंगलेस। डायरेक्ट एविडेंस के केसेस में मोटिव का होना एक मीनिंगलेस फैक्ट है। क्यों? बिकॉज सपोज करके चलिए अगर किसी क्राइम को 4-5 लोगों ने विटनेस किया है, तो बेशक से एक्यूज के पास उस क्राइम को कमिट करने का कोई मोटिव नहीं था, फिर भी एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है बिकॉज इन केसेस ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस मोटिव फॉर क्राइम इज मीनिंगलेस। ओके, अब आगे बोलता है जी मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट वेयर डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल। ठीक है, वही बात है। इट इज इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दैट मोटिव अज्यूम्स इंपॉर्टेंस। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केसेस में मोटिव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जब केस केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही डिपेंड करता है और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक्यूज के अगेंस्ट इशारा करते हैं, तो ऐसे केसेस में मोटिव बिकम्स इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द केसेस। जैसे आरुषि मर्डर केस, आरुषि तलवार जिसका दिल्ली में मर्डर हो गया था, तो ये सारा केस केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर ही डिपेंडेंट था। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी।
the facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. तो इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है जी? इलस्ट्रेशन ए कहता है ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है। अब ए ने सी का मर्डर किया होता है और इस फैक्ट को बी जानता था। ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जा रहा है और ए ने सी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया होता है और बी इस फैक्ट को जानता था। और बी ने ए से ये कहकर पैसे उगलवाने चाहे कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तूने ही सी का मर्डर किया है। तो अब ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये फैक्ट क्या दिखा रहा है कि ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था। ठीक है, ए के पास बी का मर्डर करने का मोटिव था। ठीक है, इसी तरह इलस्ट्रेशन भी है, उसे आप खुद से करोगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन बी इज इलस्ट्रेशन ए डील्स विथ मोटिव इन क्रिमिनल केसेस, और जबकि जो इलस्ट्रेशन बी है वो किससे डील करता है? मोटिव इन सिविल केसेस से। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन बी को आप खुद से करेंगे। अब कॉज को भी समझ लेते हैं एक बार। इट इज एन इमीडिएट रीजन फॉर द कमीशन ऑफ द रॉन्ग। इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मोटिव विच इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। मोटिव इज लार्जर गोल ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड बाय डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, whereas cause is the immediate reason which compels a person immediately to do a particular act. Example, sudden provocation or sudden quarrel. तो उन्होंने यहां बताया कि कॉज रॉन्ग को कमिट करने का एक इमीडिएट रीजन है, यानी जो कॉज है वो किसी ऑफेंस को कमिट करने का एक इमीडिएट रीजन है। कैसा रीजन है? इमीडिएट रीजन, एकदम से आया, इंस्टेंट। कॉज जो है वो मोटिव से अलग है। मोटिव एक लार्जर गोल है, जबकि कॉज एक ऐसा इमीडिएट रीजन है जो पर्सन को इमीडिएटली किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कंपेल करता है, जैसे कि सडन प्रोवोकेशन और सडन क्वेरल। जैसे सपोज करके चलिए आप जो है अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं, अब आपकी कार को पीछे से किसी और कार ने टक्कर मार दी। अब आप उस पर्सन को मारने के लिए उतरे। अब आप दोनों में एकदम से लड़ाई हो गई और लड़ाई में हाथ पैर चलने लग गए और आपने उस पर्सन की डेथ कॉज कर दी। तो ये क्या है जी? ये अपने आप में एक कॉज है। बिकॉज कॉज क्या होता है? कॉज एक ऐसा इमीडिएट रीजन होता है जो पर्सन को इमीडिएटली किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कंपेल करता है। ठीक है, जैसे कि सडन प्रोवोकेशन और सडन क्वेरल, एज इन दिस केस। तो क्लियर हुआ? मोटिव के बारे में आपको रफ आइडिया मिल गया। तो चलिए अब हम इस सेक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ की नेक्स्ट टर्म को समझेंगे, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है जी? क्या होता है प्रिपरेशन? अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो तैयारी करना है ना। जैसे अगर आपको शादी करनी है तो शादी के लिए प्रिपरेशन करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा सा सूट खरीद के लाओगे, लोगों को इनविटेशन सेंड करोगे, अपने रिलेटिव्स को बुलाओगे, खूब डांस करोगे, एक्सेट्रा, है ना। तो चलिए प्रिपरेशन को समझते हैं आप। प्रिपरेशन, इट मीन्स एन अरेंजमेंट, मेजर्स और डिजाइन नेसेसरी फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम और सर्टेन थिंग। तो क्या मतलब होता है जी प्रिपरेशन का? क्राइम या सर्टेन एक्ट को कमिट करने से पहले अरेंजमेंट करना। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया? डिजाइन और प्लान टू डू सर्टेन थिंग्स एज प्लान, यानी चीजों को वैसे ही करना जैसे आपने प्लान किया था। टेकिंग ऑफ नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ रॉन्ग, किसी रॉन्ग को कमिट करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स आप लेते हो उसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। इट इज अ स्टेप बिफोर स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन एक स्टेज है जो कि अटेम्प्ट से पहले लाई करती है। ओके, प्रिपरेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम एक्सेप्ट प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती एंड सेडिशन। जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में क्राइम नहीं है। कब तक? जब तक कि जो प्रिपरेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करने की ना हो, या डकैती कमिट करने की ना हो, या सेडिशन कमिट करने की ना हो। यानी इन तीन केसेस में जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में ही एक क्राइम है। अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। ओके, तो चलिए प्रिपरेशन को एग्जांपल समझते हैं।
सपोज करके चलिए ए बी का मर्डर करना चाहता है जी। अब ए इसके लिए प्रिपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा तो नहीं है भाई कि खाली सोचने से ही बी की डेथ हो जाएगी, है ना? ए को कुछ ना कुछ एक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अब सपोज करके चलिए ए ने बी का मर्डर करने के लिए एक राइफल परचेज करी। अब इस राइफल में उसने कार्टेज इंसर्ट किया और फिर इस पिस्टल को चेक करने के लिए एक हवा फायरिंग करी। तो ये सब क्या है जी? ये सब प्रिपरेशन है। ओके, क्लियर हुआ भाई? ए का राइफल परचेज करना, फिर उसका उस राइफल में कार्टेज इंसर्ट करना, फिर हवा फायरिंग करना, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में प्रिपरेशन ही तो है ना? तो इसलिए अब ये सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए पर एलिगेशन लगे हैं कि ए ने बी का चाकू से मर्डर कर दिया है। ए पर एलिगेशन लगे हैं कि ए ने बी का चाकू से मर्डर कर दिया है। अब मर्डर से एक दिन पहले ए का नाइफ परचेज करना, उस नाइफ को शार्प करना, ये सब क्या है? ये सब प्रिपरेशन है। नाइफ को खरीदना, फिर उस चाकू की धार को तेज करना, ये सब अपने आप में क्या है? ये सब अपने आप में प्रिपरेशन है। ओके, अब ये जो प्रिपरेशन है ये 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन से हैं जी 3 तरीके? प्रिपरेशन कैन बी टू अकम्प्लिश क्राइम। सेकेंड, प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिस्कवरी ऑफ क्राइम। थर्ड, प्रिपरेशन टू एड और हार्बर क्रिमिनल। तो प्रिपरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, प्रिपरेशन कैन बी टू अकम्प्लिश क्राइम। सेकेंड, प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिस्कवरी ऑफ क्राइम। एंड थर्ड इज प्रिपरेशन टू एड और हार्बर क्रिमिनल। तो देखो, प्रिपरेशन कैन बी टू अकम्प्लिश क्राइम, इसके एग्जांपल को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था ना, चाकू को परचेज करना, पिस्टल को परचेज करना। तो ये सब किस में फॉल कर जाएगा? प्रिपरेशन कैन बी टू अकम्प्लिश क्राइम में। अब नेक्स्ट क्या है जी? प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिस्कवरी ऑफ क्राइम। इसका मतलब क्या है जी? चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज करके चलिए ए बी का मर्डर करना चाहता है। अब एक दिन ए ने बी को अननोन नंबर से कॉल करके झूठ बोल दिया कि आपके बेटे का इस सुनसान सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से आ जाइए। अब ये सब ए की चाल होती है और ए ने पहले से ही इस जगह पर खूब गहरा गड्ढा खोद रखा होता है, जिससे कि बी यहां आएगा तो ए उस गड्ढे में बी को धक्का दे देगा। तो अब ए ने यहां क्या किया? क्राइम की डिस्कवरी को प्रिवेंट करने के लिए प्रिपरेशन करी। ठीक है भैया, आप खुद सोचिए, ए के वहां पहुंचने पर जब भी उसे धक्का दे देगा तो क्या वो क्राइम डिस्कवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? दृश्यम मूवी देखी है अजय देवगन की? अजय देवगन उस बंदे की डेड बॉडी को छुपाने के लिए अपने घर में गड्ढा खोद देता है ना। तो यहां वो क्या करता है? प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिस्कवरी ऑफ क्राइम। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा जी, लास्ट क्या था? प्रिपरेशन टू एड और हार्बर क्रिमिनल। इसका मतलब क्या है? सपोज करके चलिए ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब ए को डाउट है कि कहीं पुलिस वाले उसको आके अरेस्ट न कर लें। तो ये क्या करता है? ए सी के पास जाता है और सी को जाके बता देता है कि ऐसे ऐसे मैंने बी का मर्डर कॉज कर दिया है और मुझे पुलिस वाले कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब सी ने कहा कि तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तू वहां जाके रह लियो, मैं अपने दोस्त से तेरे वहां रहने की बात कर लूंगा। तो अब यहां सी क्या कर रहा है? सी ए को हार्बर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ? प्रिपरेशन का मतलब समझ में आया आपको? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो प्रिपरेशन है ये क्या है? ये प्रिपरेशन एक कंडक्ट ही तो है। ये जो प्रिपरेशन है ये क्या है? प्रिपरेशन बेसिकली एक कंडक्ट ही तो है, ईदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। जैसे राइफल परचेज करना, चाकू का घिसना, गड्ढा खोदना, ये सब एक्यूज का प्रीवियस कंडक्ट ही तो है।
तो इसलिए प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन बेसिकली एक प्रीवियस कंडक्ट है, ठीक है। सिमिलरली सपोज करके चलिए प्ली ऑफ एलाबाई को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्यूज ने रजिस्टर को टेम्पर कर दिया, या सपोज करके चलिए प्ली ऑफ एलाबाई को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्यूज ने फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर दिए। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट ही तो है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? भाई प्रिपरेशन जो है वो बेसिकली एक कंडक्ट ही है। अब कंडक्ट दो तरह की होती हैं, या तो प्रीवियस कंडक्ट या सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट जैसे कि राइफल परचेज करना, पॉइजन परचेज करना, चाकू को घुसना, गड्ढा को खोदना एक्सेट्रा। और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जैसे कि प्ली ऑफ एलाबाई को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्यूज ने रजिस्टर को टेम्पर कर दिया। तो बेसिकली एक्यूज करता प्रिपरेशन ही रहा है ना। और चूंकि प्रिपरेशन अपने आप में कंडक्ट होती है, तो ये जो कंडक्ट है कैसा कंडक्ट है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। इसलिए प्ली ऑफ एलाबाई के लिए फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना ये क्या है? अपने आप में सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये जो सेक्शन है थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आपको धीरे धीरे सब क्लियर होने लगेगा। ओके, अब चलिए प्रिपरेशन को इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन सी, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. तो क्या कहता है जी इलस्ट्रेशन सी? A को B के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है। A पर एलिगेशन लगे हैं कि A ने पॉइजन से B की डेथ कॉज कर दी है। अब फैक्ट क्या है जी? कि B की डेथ से पहले A ने सिमिलर पॉइजन परचेज किया था जिससे B की डेथ हुई थी। तो ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है। क्यों? बिकॉज ये फैक्ट क्या दिखा रहा है? प्रिपरेशन ऑफ क्राइम। ओके, क्लियर हुआ? इसी तरह इलस्ट्रेशन डी है, उसको आप खुद से करोगे। बस इलस्ट्रेशन डी प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सिविल केसेस से डील कर रहा है। ठीक है, तो देखो सेक्शन 8 के फर्स्ट पैराग्राफ के दो टर्म अब आपको क्लियर हुए, मोटिव और प्रिपरेशन, ये दोनों आपको क्लियर हुए। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और in reference to any fact in issue therein or relevant fact thereto, and the conduct of any person, an offence against whom is the subject of any proceeding, is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent conduct thereto. तो देखो इस पैराग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि कंडक्ट का मतलब क्या होता है। तो चलिए कंडक्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखो वर्ड कंडक्ट मीन्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। क्या बताया? कंडक्ट मीन्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी जो भी चीजें एक पर्सन के माइंड में चल रही हैं उसको एक्सटर्नली प्रेजेंट करना ही कंडक्ट है। जैसे सपोज करके चलिए ए के माइंड में बी को गोली से उड़ाने की चीजें चल रही हैं। ठीक है, ए के माइंड में बी को गोली से उड़ाने की चीजें चल रही हैं या बी को शूट करने की चीजें चल रही हैं। अब ए ने क्या किया? ए ने अपनी पॉकेट से राइफल निकाली और उसके बाद उस राइफल को बी की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब कंडक्ट है। कैसे पता लगा? क्योंकि जो भी चीजें ए के माइंड में चल रही थी वो सारी उसने एक्सटर्नली प्रेजेंट कर दी। जैसे कि ए के माइंड में क्या चल रहा था कि बी को शूट कर दूं। अब इसको करने के लिए ए ने क्या किया? ए ने पॉकेट से राइफल निकाली और बी के सर पर तान दी। दैट मीन्स जो भी चीजें ए के माइंड में चल रही थी उसने उन सभी चीजों को बाहर की तरफ प्रकट कर दिया। तो इसी को हम कंडक्ट कहते हैं। ओके, और इसलिए कहा जाता है गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी कंडक्ट। गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी कंडक्ट। क्या आप मेरे को इसका मतलब बता सकते हैं?
बताइए कमेंट करके, देखते हैं कौन कौन इसका सही मतलब बताता है। तो अब देखो ये जो कंडक्ट है ये कहाँ रेलेवेंट है, सेक्शन 8 में। ओके, अब ये जो कंडक्ट है ना इसमें दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, व्हाट ही डज प्लस व्हाट ही omits to do। Conduct includes two things, what he does, he means person, and what he omits to do। अब what he does को तो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर कर ही चुके हैं, ठीक है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अब इसको समझते हैं जी, what he omits to do इसका क्या मतलब है। इसको हम कंडक्ट ऑफ विक्टिम से समझेंगे। किससे समझेंगे, विक्टिम के कंडक्ट से। जैसे सपोज करके चलिए ए ने बी पर चाकू से हमला किया है, ए ने बी पर चाकू से हमला किया और बी को घायल कर दिया। अब बी ने ए के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं कराई, ठीक है, बी ने ए के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं कराई है, तो यहां पर बी ओमिट्स टू लॉन्च एफआईआर, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल बी ओमिट्स टू लॉन्च एफआईआर। अब ये जो चीज है ये भी अपने आप में एक कंडक्ट मानी जाएगी, बिकॉज कंडक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट अ पर्सन ओमिट्स टू डू। ओके, क्लियर हुआ। पर आप एक बात याद रखना, कोर्ट ने कई केसेस में ये हेल्ड किया है कि ये जो चीज है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि हर बंदा क्राइम को देखकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ होते हैं जो डर जाते हैं, कुछ होते हैं जो उनका बहादुरी से सामना करते हैं, कुछ काउंटर अटैक करने लगते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो हर पर्सन जो है वो क्राइम के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगा जी, कंडक्ट ऑफ विक्टिम इज ऑल्सो रेलेवेंट। कंडक्ट ऑफ विक्टिम इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। अब आप एक बात याद रखना कि जो विक्टिम का जेस्टर है वो भी सेक्शन 8 में रेलेवेंट होगा, एज इट फॉल्स अंडर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। जो जेस्टर है विक्टिम का वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पर सेक्शन 8 में रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे सपोज करके चलिए विक्टिम से कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब विक्टिम इस क्वेश्चन को सुनते ही एकदम हक्का बक्का रह गया, ये एकदम पसीना पसीना हो गया, या उसकी जो बॉडी है वो एकदम पेल हो गई। तो चूंकि ये सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट है इसलिए ये सब सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अफर्मेटिव साइन मेड बाय विक्टिम विल ऑल्सो कम अंडर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। क्यून एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, याद है ये केस या नहीं याद? जब हमने डाइंग डिक्लेरेशन डिस्कस किया था तब इस केस को बहुत अच्छे से समझा था, है ना। तो इस केस में डीसी जो अफर्मेटिव साइन देती है उनको सब्सिक्वेंट कंडक्ट माना गया है, ओके। अगर आप इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले जाकर डाइंग डिक्लेरेशन की वीडियो देखिए, उसके बाद ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब तक हमें क्या क्या चीजें पता लगी जी, कंडक्ट includes what a person omits to do, ठीक है। कंडक्ट ऑफ विक्टिम इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। जेस्टर और अफर्मेटिव साइन इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, द वर्ड पार्टी इंक्लूड्स द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड देयर एजेंट इन अ सिविल सूट एंड इन क्रिमिनल केस द एक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस इज कमिटेड। द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू कंडक्ट ऑफ विटनेस। तो इन्होंने यहां क्या बताया कि जो वर्ड पार्टी है ना, कहां की बने वर्ड पार्टी, देखो ये रहा, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। तो ये जो वर्ड पार्टी है इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा,
अगर हम बात करें सिविल केसेस की तो इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इंक्लूड होंगे, और वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो इसमें एक्यूज और विक्टिम इंक्लूड होंगे। ठीक है। अच्छा, एजेंट में कौन कौन आता है जी? एजेंट ऑफ पार्टी, जैसे कि आपका लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, फ्रेंड हो गया, सर्वेंट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है जी? एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। क्या मतलब है इसका? किसके कंडक्ट की बात हो रही है यहां पर? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग मीन्स कंडक्ट ऑफ विक्टिम। ओके। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है उसके कंडक्ट की बात यहां हो रही है, यानी विक्टिम के कंडक्ट की बात हो रही है। ओके। और लास्ट में इन्होंने क्या बताया? द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू कंडक्ट ऑफ विटनेस, कि जो सेक्शन है कौन सा? सेक्शन 8, ये सेक्शन विटनेस के कंडक्ट पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 8 विटनेस के कंडक्ट पर अप्लाई नहीं होता। तो किस किस के कंडक्ट पर अप्लाई होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टी, दैट इज अगर बात करें क्रिमिनल केसेस की एक्यूजर विक्टिम, और सिविल केसेस की तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एंड कंडक्ट ऑफ विक्टिम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द कंडक्ट ऑफ अ पार्टी ओनली एडमिसिबल, इट मस्ट बी borne in mind that conduct of a party alone is admissible. The conduct of a person who is not a party to the suit or proceeding is not admissible. तो क्या बताया जी उन्होंने? कि केवल पार्टी का कंडक्ट ही एडमिसिबल होगा, कोई ऐसा पर्सन जो सूट या प्रोसीडिंग का पार्टी नहीं है उसका कंडक्ट एडमिसिबल नहीं होगा। ओके। अगेंस्ट whom एडमिसिबल, द कंडक्ट ऑफ अ मैन इज एडमिसिबल ओनली अगेंस्ट हिम, द कंडक्ट ऑफ वन एक्यूज इज नॉट रेलेवेंट अगेंस्ट को एक्यूज, यानी कंडक्ट केवल उसी पर्सन के अगेंस्ट एडमिसिबल होगा जिस पर्सन का वो कंडक्ट है, ना कि अदर पर्सन के अगेंस्ट। एग्जाम्पल, कंडक्ट अगर एक्यूज का है तो वो कंडक्ट सिर्फ एक्यूज के अगेंस्ट ही एडमिसिबल होगा, ना कि को एक्यूज के अगेंस्ट। ओके। अब चलिए कंडक्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ई, ए इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम, the facts that either before or at the time of or after the alleged crime A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of person who might have been witnesses or suborned persons to give false evidence respecting it are relevant. तो क्या कहता है जी इलस्ट्रेशन? ए पर क्राइम का एक्विजिशन लगा है, और फैक्ट क्या है जी? फैक्ट ये है कि क्राइम से पहले या क्राइम के समय या क्राइम के बाद ए ने ऐसे एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जो उसको फेवर करते हैं, या फिर ए ने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसने एविडेंसेस को छुपा दिया, या विटनेसेस की प्रेजेंस को प्रिवेंट कर दिया, या विटनेसेस को फॉल्स एविडेंस देने के लिए कंपेल कर दिया। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये सारे फैक्ट्स ए का कंडक्ट शो कर रहे हैं। ओके। ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो ए का प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, आगे हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे। अच्छा, अब आप एक बात याद रखना, कंडक्ट की जो रेलेवेंसी है वो दो चीजों को लेकर देखी जाएगी। कंडक्ट की रेलेवेंसी दो चीजों को लेकर देखी जाएगी, यानी क्या कोई कंडक्ट रेलेवेंट होगा या नहीं, इसके लिए हम दो फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से हैं जी? नंबर 1, वो कंडक्ट एक्चुअली में है किसका, यानी वो कंडक्ट पार्टी का है, एक्यूज का है, विक्टिम का है, एजेंट का है, या विटनेसेस का है। वो जो कंडक्ट है वो एक्चुअली में किसका है। एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट मैटर जिसके रेफरेंस में वो कंडक्ट किया गया है, मीन्स वो जो कंडक्ट है वो फैक्ट इन इश्यू के रेफरेंस में किया गया है या फिर रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में। ओके। तो देखो पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि वो कंडक्ट जो है किसी का भी हो सकता है एक्सेप्ट विटनेस। ठीक है।
सेक्शन 8 में जो कंडक्ट है विटनेस को छोड़ के वो किसी का भी हो सकता है। किसी का भी मीन्स एक्यूज एंड विक्टिम इन क्रिमिनल केसेस एंड प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट इन सिविल केसेस। ओके, अब चलिए पहले सेक्शन 8 को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। क्या कहता है जी सेक्शन 8? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant fact thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent। तो सेक्शन क्या कहता है, अब इसको समझते हैं। सेक्शन स्टेट्स किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के एजेंट का कंडक्ट इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी उस सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में या फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में, एंड द कंडक्ट ऑफ विक्टिम। तो ये जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा कब? अगर ये जो कंडक्ट है ये फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर दे या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए, फिर चाहे वो कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर सच कंडक्ट इज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। ओके, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के एजेंट का कंडक्ट उस सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में, ये जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा कब? अगर ये कंडक्ट फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर दे या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए, फिर चाहे वो कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और आप एक बात अच्छे से याद रखना, अगर वो कंडक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो फिर वो सेक्शन 6 रेस जस्टिस में फॉल कर जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? अगर वो कंडक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है फिर वो सेक्शन 6 रेस जस्टिस में फॉल कर जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 अनलेस पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी जो प्रीवियस कंडक्ट है या जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है तो। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो कहां रेलेवेंट हो जाएगा? सेक्शन 6 रेस जस्टिस में। ओके, तो चलिए वापस आते हैं सेक्शन पे। क्या पढ़ा था हमने सेक्शन में कि वो जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट कब हो जाएगा? जब वो कंडक्ट फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर दे या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। सच कंडक्ट बिकम्स रेलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो चलिए अब हम सेक्शन के एक पहलू को समझते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग in reference to fact in issue or relevant fact is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact। यानी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में पार्टी का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा कब? अगर वो कंडक्ट फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर दे या फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। तो चलिए इसको समझते हैं जी, इसका क्या मतलब है। सपोज करके चलिए ए ने बी का मर्डर करके उसकी बॉडी को एक गड्ढे में छुपा दिया है। ए ने बी का मर्डर करके उसकी बॉडी को एक गड्ढे में छुपा दिया है। अब फैक्ट इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है? फैक्ट इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है? अब पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मर्डर के बाद ए ने बी की डेड बॉडी को छुपा दिया, ये एक्चुअली में क्या है? प्रीवियस कंडक्ट है या सब्सिक्वेंट कंडक्ट है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना? क्यों? बिकॉज ये जो फैक्ट है ये मर्डर के बाद अराइज हो रहा है ना भाई। ए ने डेड बॉडी को गड्ढे में मर्डर के बाद ही तो छुपाया है, इसलिए क्या है? ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है।
अब ये जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा? फैक्ट एंड इशू क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, डेड बॉडी को गड्ढे में छुपा दिया गया है। तो अभी जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये क्या कर रहा है, ये मर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी ये मर्डर को प्रभावित कर रहा है। ओके, तो इसलिए अभी जो फैक्ट है इस सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करके चलिए आप अपने पड़ोसी का मर्डर करके वहां से भाग जाते हो। आपने अपने पड़ोसी का मर्डर किया और वहां से भाग गए, तो फैक्ट इशू क्या है कि क्या आपने अपने पड़ोसी का मर्डर किया है। अब मर्डर करने के बाद आपका भाग जाना, ये क्या है, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना? क्यों? क्योंकि ये मर्डर के बाद अराइज हो रहा है। तो अभी जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये किससे इंफ्लुएंस हो रहा है, फैक्ट एंड इशू से। यानी आपका भागना किससे इंफ्लुएंस हो रहा है, मर्डर से। भाई आप भागे क्यों, क्योंकि आपने मर्डर किया है ना? तो भागना किससे इंफ्लुएंस हो रहा है, मर्डर से। ठीक है, तो इसलिए अभी फैक्ट सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। कुछ आया समझ? नहीं आया? अभी भी डाउट है कि नहीं? सच सच बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात, एक और एग्जांपल लेते हैं, पर अब इस एग्जांपल को बहुत अच्छे समझना क्योंकि लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट बी वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ एज हाउस in sobbing and distressed manner soon after her alleged rape by A। फैक्ट क्या है जी, बी को ए के घर से परेशान चेहरे के साथ बाहर आते हुए देखा गया है। कब? Soon after her alleged raped by A। तो अब देखो फैक्ट क्या है कि क्या ए ने बी का रेप किया है। अब बी का ए के घर से डिस्ट्रेस मैनर में बाहर आना, ये क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना? और ये जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये किससे इंफ्लुएंस हो रहा है, फैक्ट एंड इशू से। भाई बी ए के घर से डिस्ट्रेस और सोबिंग मैनर में बाहर क्यों निकली, क्योंकि ए ने उसका रेप किया था, है ना? तो बी का ए के घर से डिस्ट्रेस और सोबिंग मैनर में बाहर निकलना ये किससे इंफ्लुएंस हुआ, रेप से। तो इसलिए अभी जो फैक्ट है ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। अब कुछ क्लियर हुआ आपको? अब हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल से इसको कंसिडर किया है, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जब तक आप इन चीजों की सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। प्लीज इस लेक्चर को सुनने के बाद कम से कम 2 बार बुक रीडिंग करिए और फिर दोबारा इसी लेक्चर को सुनिए, तब आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट कोई ईजी एक्ट नहीं है। जब तक आप इस एक्ट की 2-2, 3-3 बार रिवीजन नहीं दोगे तब तक आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी सेकंड पैराग्राफ का एक और पार्ट समझते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। यानी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में प्रोसीडिंग से रिलेटेड पार्टी का जो कंडक्ट है वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। कब? अगर वो कंडक्ट फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करता है या फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं जी। जैसे सपोज करके चलिए बी की पॉइजन से डेथ हो जाती है, बी की जहर खाने से डेथ हो जाती है। अब ए पर शक है कि ए ने बी को पॉइजन दिया है,
अब ए पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह बी की डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाए। अब ये जो ए का कंडक्ट है, कौन सा कंडक्ट? टू प्रिवेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बी। ये जो कंडक्ट है ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये जो कंडक्ट है ये फैक्ट एंड इश्यू से इन्फ्लुएंस भी है और ये फैक्ट एंड इश्यू को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। भाई आप खुद लॉजिक सोचिए, फैक्ट एंड इश्यू क्या है कि क्या ए ने बी की डेथ पॉइजन देकर करी है। अब ए का कंडक्ट क्या है कि वो बी की डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो ए का कंडक्ट है वो मर्डर से ही तो इन्फ्लुएंस्ड है ना? या फिर ऐसा कह लो कि ये जो ए का कंडक्ट है ये मर्डर को ही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में प्रोसीडिंग से रिलेटेड पार्टी का जो कंडक्ट है वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। कब? अगर वो कंडक्ट फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करता है या फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी एक साथ एक घर में रह रहे होते हैं। ए और बी एक साथ एक घर में रह रहे होते हैं। अब एक दिन बी अचानक से गायब हो जाता है। अब सोसाइटी के लोगों को शक है कि जरूर ए ने बी को अपने घर में मार के दफना दिया है। अब सोसाइटी के लोग ए के घर को डिग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो ए का घर है सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, इसको खोदने की कोशिश करते हैं। जो उसका ग्राउंड फ्लोर है उसको खोदने की कोशिश करते हैं। अब ए इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता है, पर सोसाइटी के लोग उसकी सुनते नहीं हैं और पूरे फ्लोर को डिग कर देते हैं। अब फ्लोर डिग करने के बाद उन लोगों को बी की डेड बॉडी मिल जाती है। अब ए का जो कंडक्ट है, कौन सा कंडक्ट? दैट ही रेज्ड ऑब्जेक्शन इन डिगिंग फ्लोर ऑफ हिज हाउस, कि उसने सोसाइटी के लोगों के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप मेरे घर के फ्लोर को मत खोदिए। ये जो ऑब्जेक्शन है ये एडमिसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्ट है ये फैक्ट एंड इशू से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बिफोर, एट द टाइम और आफ्टर द अलेज क्राइम, अगर कोई पर्सन एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है या लोगों की प्रेजेंस को रोकने की कोशिश करता है या फिर विटनेस को डराता धमकाता है, तो ये सब सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे फैक्ट्स क्या हैं? प्रोसीडिंग से रिलेटेड पार्टी का कंडक्ट है, यानी कंडक्ट इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग है। ओके, दोबारा से बता रहा हूं, अगर कोई पर्सन एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है या लोगों की प्रेजेंस को रोकने की कोशिश करता है या फिर विटनेस को डराता धमकाता है, तो ये सब सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये सारे फैक्ट्स क्या हैं? प्रोसीडिंग से रिलेटेड पार्टी का कंडक्ट है, यानी कंडक्ट इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग है। इसी तरह अदर एग्जांपल जैसे कि कंडक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के अंदर फॉल्स एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर देना या नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जो फैक्ट्स हैं ये भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड पार्टी का कंडक्ट है, यानी कंडक्ट इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग है, और इसलिए ये भी सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएंगे। ओके, तो अब ये चीज क्लियर हुई आपको? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट if such conduct influences or is influenced by fact and issue or relevant fact। क्लियर हुआ आपको इसका मतलब? देखो मैं मानता हूं ये जो सेक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर देखो जब आप इस सेक्शन को एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, टेंशन नहीं लेनी आपको, टेंशन का काम आपका नहीं है, बस आपको फ्री माइंड से चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो इस पूरे पैराग्राफ को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पैराग्राफ है ये 2 पार्ट कंटेन कर रहा है। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो पार्ट ये है जो हाईलाइटेड है ऑलरेडी, जो येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट है। एक पार्ट तो ये है जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया है, और दूसरा कौन सा है जिस पर रेड अंडरलाइन हो रही है? द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी सूट टू प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट देयर टू इज रेलेवेंट। ये वाला जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और फिर प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, जब एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे तब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया था हमने। जैसे मर्डर करने से पहले गड्ढे का खोदना क्या है? प्रीवियस कंडक्ट है, और मर्डर करने के बाद गड्ढे का खोदना क्या है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है।
इसी तरह एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज आफ्टर द क्राइम, क्राइम के बाद एक्यूज का उस जगह से भाग जाना, ये क्या दिखाता है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ओके, और भी काफी सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये है जी सेक्शन का मेन पार्ट। देखो मैं जानता हूँ ये लेक्चर थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होता जा रहा है, आप चाहो तो इसके बाद से इस लेक्चर को बाद में भी सुन सकते हो, क्योंकि अब हम इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन को आप चाहो तो ब्रेक के बाद भी कवर कर सकते हो, क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीज़ों को सुनना थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाता है। ओके, अब हम इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है जी, आइए समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स अनलेस दोज स्टेटमेंट्स accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section of this act. तो क्या कहता है जी एक्सप्लेनेशन 1, जो कंडक्ट है उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी। जो वर्ड कंडक्ट है उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। कब तक इंक्लूड नहीं होंगी जी? अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स, यानी जब तक वो स्टेटमेंट किसी एक्ट्स को अकम्पनी और एक्सप्लेन नहीं करती। अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट। अदर देन स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट के अलावा। ओके, यानी जो कंडक्ट है उसमें खाली स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी जब तक वो जो स्टेटमेंट है एक्ट्स को अकम्पनी और एक्सप्लेन नहीं करती। यानी अगर मैं आपके साथ इस चीज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूं तो सेक्शन 8 में स्टेटमेंट सिर्फ तभी रेलेवेंट होगी अगर वो किसी कंडक्ट को एक्सप्लेन और अकम्पनी कर रही है। आगे क्या बोलता है जी, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। यानी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये उस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी को अफेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर वो स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी अदर सेक्शन में रेलेवेंट है तो फिर वो स्टेटमेंट वहां रेलेवेंट रहेगी। ओके, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। यानी अगर वो स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं और रेलेवेंट है तो फिर उसकी रेलेवेंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 का क्रक्स क्या है जी, mere statement or bare statement do not constitute conduct unless they accompany and explain acts other than conduct. Okay, mere statement or bare statement do not constitute conduct unless they accompany and explain acts other than statements. Okay, वर्ड स्टेटमेंट आएगा लास्ट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट अ पर्सन इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट इन अ वुंडेड कंडीशन कॉलिंग आउट द नेम ऑफ हिज अटैकर एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच द इंजरीज वर इन्फ्लिक्टेड। Here what the injured person says and what he does may be taken together and proved as a whole. Here the statement of the person wounded explain his conduct. The conduct of running away and the cry of the person both show that he has been wounded by such and such person and in such and such condition. Only those statements which accompany and explain acts other than statements can be regarded as conduct. तो क्या एग्जांपल दिया जी इन्होंने? सपोज करके चलिए बी घायल अवस्था में रोड पर दौड़ता हुआ जा रहा है और जोर जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है कि ए ने इस तरीके से मुझे बेरहमी से पीटा है। अब आप मुझे बताइए क्या यहां बी की स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज अभी जो बी की स्टेटमेंट है वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। यानी बी की जो स्टेटमेंट है, जो दौड़ते हुए चिल्ला रहा है कि ए ने मुझे इस तरीके से बेरहमी से पीटा है, ये उसके भागने को और उसके रोने को एक्सप्लेन कर रही है। ओके, तो इसलिए जो बी की स्टेटमेंट है ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसी एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा सा डिटेल वे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 को थोड़ा सा डिटेल वे में और देख लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन 1 में हमने पढ़ा कि सेक्शन 8 में स्टेटमेंट सिर्फ तभी रेलेवेंट होगी अगर वो किसी कंडक्ट को एक्सप्लेन और अकम्पनी कर रही
है ना। और कोई भी स्टेटमेंट कंडक्ट को सिर्फ तभी एक्सप्लेन कर सकती है जब वो स्टेटमेंट अपने आप में एक कंप्लेंट है। क्या है? एक कंप्लेंट है। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट और कंप्लेंट को समझते हैं। कंप्लेंट एंड स्टेटमेंट। देखो, कंप्लेंट और स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऑफेंस के टर्म्स और सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसे कंप्लेन कहते हैं, ठीक है। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऑफेंस के टर्म्स और सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं, तब उसे कंप्लेन कहा जाता है। जबकि जब हम किसी फैक्ट को सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं या सिर्फ एडमिट करते हैं, तो हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं। ओके। कंप्लेन को कंडक्ट माना जाता है, बट स्टेटमेंट को कंडक्ट नहीं माना जाता। कंप्लेन पर्सन इसलिए करता है जिससे वो रॉन्ग डूअर को पनिश कर पाए। जो कंप्लेन है वो पर्सन इसलिए करता है जिससे वो रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दिला पाए और खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे जब हम स्कूल में थे, तो स्कूल में जब हमें कोई सीनियर या क्लास फेलो परेशान करता था, तो हम क्या करते थे? हम उसकी क्लास टीचर से कंप्लेन करते थे। किस लिए? जिससे वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उनको पनिश करे और हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करे, यानी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, है ना। अब जनरली ये जो कंप्लेंट है वो किसको की जाती है? पर्सन इन अथॉरिटी को। जैसे पुलिस ऑफिसर, पेरेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। वेयरएज स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ दीज थिंग्स। ओके। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं कंप्लेंट और स्टेटमेंट के बीच में। अब चलिए इलस्ट्रेशन समझते हैं इसको। इलस्ट्रेशन जे। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेविस्ड। रेविस्ड मीन्स रेप। क्वेश्चन क्या है कि क्या ए का रेप हुआ है। द फैक्ट्स दैट shortly after the alleged rape she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. फिर नेक्स्ट क्या बोलता है जी? द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविस्ड इज नॉट रेलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रेलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और एज कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। तो क्या कहता है जी इलस्ट्रेशन? क्वेश्चन ये है कि क्या ए का रेप हुआ है। अब ए बिना इस फैक्ट की कंप्लेन करे सीधे इस फैक्ट को अपने पेरेंट्स को जाके स्टेट कर देती है। ए जो है अपने पेरेंट्स को जाके बोल देती है कि मेरा रेप हो गया है। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेन शी सेड दैट शी हैड बीन रेप इज नॉट रेलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। तो ये क्या है जी? ये एक स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पर रिलेवेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मेयर स्टेटमेंट और बेयर स्टेटमेंट आर नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। बेशक से जो स्टेटमेंट है ए की डेथ होने पर सेक्शन 32 क्लॉज 1 में डीडी के तौर पर एडमिसिबल हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है सेक्शन 157 में कोरोबोरेशन के तौर पर काम आ सकती है, या सेक्शन 145 में कॉन्ट्रडिक्शन के लिए काम आ सकती है। लेकिन मेयर स्टेटमेंट सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं होगी। और वहीं इस इलस्ट्रेशन के पहले पार्ट ने क्या कहा कि शॉर्टली आफ्टर द अलेज्ड रेप सी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलेवेंट। यानी अगर यहीं पर ए सारे सर्कमस्टेंसेस बताए, सभी टर्म्स बताए कि किस किस तरीके से उसके साथ एक पर्सन ने रेप किया है, तो ये क्या है? ये अपने आप में एक कंप्लेंट है। कैसे पता लगा ये कंप्लेंट है? बिकॉज ए वो सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस बता रही है जिस मैनर में उसके साथ रेप कमिट हुआ था, तो इसलिए ये कंप्लेंट है। ओके। इसी तरह इलस्ट्रेशन के है, ये आपको खुद से करना है। इलस्ट्रेशन के में बस रेप की जगह रॉबरी वर्ड यूज हो रखा है, बाकी सारा सेम है। तो इलस्ट्रेशन के आपको खुद से करना है। अब एक चीज देखो आप कि ये जो लाइन है बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ। देखो हमने इसी एग्जांपल में इस चीज को भी डिस्कस कर लिया था। देखो ये जो मेयर स्टेटमेंट है ना, या बेयर स्टेटमेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, दो इट मे बी रेलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32, कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157 और कॉन्ट्रडिक्शन अंडर सेक्शन 145। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
अगर वो स्टेटमेंट कहीं और रेलेवेंट है तो फिर उस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी बनी रहेगी। यानी ए के इस स्टेटमेंट को देने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो स्टेटमेंट है उस सेक्शन 32 क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर एडमिसिबल की जा सकती है। इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है सेक्शन 157 में कोरोबोरेशन के लिए और सेक्शन 145 में कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है। ओके, तो क्लियर हुआ आपको ये फैक्ट? अच्छा, अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है? ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। अब ए को एक दिन बिजनेस के सिलसिले में दूसरे स्टेट जाना पड़ जाता है, ठीक है, या गांव से बाहर जाना पड़ जाता है। सपोज करके चलिए 26 अगस्त को ए को दूसरे गांव जाना पड़ गया। अब 26 अगस्त की रात को ही बी का रेप हो जाता है। अब ए जो है वो 27 अगस्त को वापस लौटता है। अब हस्बैंड के आते ही वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बता देती है कि मेरा रेप हो गया है। जैसे ही हस्बैंड 27 अगस्त को घर आता है वाइफ अपने हस्बैंड को बता देती है कि मेरा रेप हो गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लेंट मानी जाएगी? बताइए कमेंट करके। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 का पर्पस देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन 1 का पर्पस क्या है, क्यों उसे इनेक्ट किया गया है। यानी जब तक स्टेटमेंट एक्ट्स को अकम्पनी और एक्सप्लेन नहीं कर देती तब तक वो स्टेटमेंट रेलेवेंट क्यों नहीं मानी जाती। ऐसा इसलिए है बिकॉज एक पर्सन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देना इजी है लेकिन फॉल्स कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना कठिन है, ठीक है? एक पर्सन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देना इजी है जबकि फॉल्स कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना कठिन है। इसलिए जब तक स्टेटमेंट्स एक्ट्स को अकम्पनी और एक्सप्लेन नहीं कर देती तब तक उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना जाता। ओके, अब ध्यान से समझना एक बात को। व्हाट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज and not their statements. Mere statement is not admissible as per explanation 1 of section 8. Explanation 1 lays down that the conduct does not include statement. But explanations to section 8 recognizes two exception. When statement may be admitted. तो क्या बोलता है जी ये? सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट क्या है? पार्टीज का कंडक्ट, ना कि उनकी स्टेटमेंट्स। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि मेयर स्टेटमेंट सेक्शन 8 में एडमिसिबल नहीं होगी एज कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, है ना? यही तो पढ़ा था हमने सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन 1 में कि वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, यानी जो वर्ड कंडक्ट है वो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करता। लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन में इस चीज की एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने ध्यान से इस सेक्शन को मेरे साथ डिस्कस किया है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे समझ जाओगे। वर्ड अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स, ये क्या है जी? ये एक्सप्लेनेशन 1 का एक एक्सेप्शन है। देखो, जनरल रूल क्या है कि मेयर स्टेटमेंट सेक्शन 8 के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी, है ना? क्यों? बिकॉज कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, ठीक है? बट एक्सेप्शन इज अगर वो स्टेटमेंट एक्ट्स को एक्सप्लेन और अकम्पनी करती हैं तो फिर वो जो स्टेटमेंट है सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पर एडमिसिबल हो जाएगी। जैसे जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे दो, जैसे इलस्ट्रेशन का ले लेते हैं, रेप वाला। उस इलस्ट्रेशन में ए क्या कर रही थी? ये सारे के सारे टर्म्स सर्कमस्टेंसेस बता रही थी
जिसमें उसके साथ रेप कमिट किया गया था, है ना। तो चूंकि वो जो स्टेटमेंट थी, कौन सी स्टेटमेंट, ए की, वो सर्कमस्टेंसेस बताना, वो टर्म्स बताना, इस तरीके से, वो क्या है, वो एक कंप्लेंट है। और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट एक कंडक्ट है। ओके, इसलिए वो स्टेटमेंट सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पर एडमिसिबल हो जाएगी। ओके, तो आपको चीजें क्लियर हुई। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल इज मेयर स्टेटमेंट सेक्शन 8 के अंदर एडमिसिबल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जो वर्ड कंडक्ट है उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती। लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर ही एक एक्सेप्शन डाल दी। एक्सेप्शन क्या डाल दीजिए कि अगर वो स्टेटमेंट एक्ट्स को एकम्पनी और एक्सप्लेन करती हैं तो फिर वो जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पर एडमिसिबल हो जाएगी। ओके, अब चीजें कुछ क्लियर हुई आपको। अगर नहीं भी हुई हैं तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सेक्शन 8 को इस लेक्चर को सुनने के बाद किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर करोगे तब सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस पेशेंस रखिए और विश्वास रखिए, ठीक है। अब इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 है जी। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है जी, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। तो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन 2, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है तो कोई भी स्टेटमेंट जो उस पर्सन को करी गई है या उस पर्सन के प्रेजेंस और हियरिंग में करी गई है जो उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रही है, वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगी। When the conduct of any person is relevant, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है तो एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, तो कोई भी स्टेटमेंट जो उस पर्सन को करी गई है या उस पर्सन के प्रेजेंस और हियरिंग में करी गई है, विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट, जो उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रही है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगी। ओके, अच्छा, इस चीज में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग। देखो, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम का मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट डायरेक्टली उसी पर्सन को करी गई है, और एनी स्टेटमेंट मेड इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग का मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं करी गई, बट जब वो स्टेटमेंट करी गई थी वो वहां मौजूद था और उस स्टेटमेंट को सुन सकता था। ओके, चलिए अब हम इस एक्सप्लेनेशन का एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड, सी सेड इन ए's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately afterwards A ran away are relevant। तो इलस्ट्रेशन अब क्या कहता है जी, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को रॉब किया है। फैक्ट क्या है जी, रॉबरी होने के बाद सी ने ए के प्रेजेंस में कहा कि पुलिस उस पर्सन को ढूंढने आ रही है जिसने बी को रॉब किया है। इतना सुनते ही ए भाग गया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों, बिकॉज इस स्टेटमेंट ने क्या किया, इस स्टेटमेंट ने ए के कंडक्ट को अफेक्ट कर दिया। ओके, तो ये कहां फॉल करेगी, एक्सप्लेनेशन 2 में। ठीक है, चलिए इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सच स्टेटमेंट्स आर एडमिटेड बिकॉज without their help the conduct may be unintelligible. The words spoken by C that the sub inspector was coming to arrest the murderer, and after hearing that the conduct of A's running away are relevant together। तो आगे इन्होंने बताया कि अब इन स्टेटमेंट को एडमिट क्यों किया जाता है। इन स्टेटमेंट को एडमिट इसलिए किया जाता है बिकॉज बिना इन स्टेटमेंट की हेल्प के जो कंडक्ट है वो अनइंटेलिजिबल है। भाई जैसे सपोज करके चलिए सी ने कहा कि सब इंस्पेक्टर मर्डर को अरेस्ट करने आ रहा है। अब इतना सुनते ही ए वहां से भाग जाता है, तो अभी जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है तो कोई भी स्टेटमेंट जो उस पर्सन को करी गई है या उस पर्सन के प्रेजेंस और हियरिंग में करी गई है जो उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रही है वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 किसको रेलेवेंट डिक्लेयर कर रहा है, स्टेटमेंट को, है ना। भाई कंडक्ट तो सेक्शन 8 में रेलेवेंट है ही, लेकिन जो सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन है ये बेसिकली एक स्टेटमेंट को रेलेवेंट कर रही है। कब, अगर वो स्टेटमेंट पर्सन के कंडक्ट को इफेक्ट कर देती है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन 2 क्या है, एक्सप्लेनेशन 2 भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। ओके, तो इसलिए हमने यहां पढ़ा था कि जो एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 8 है वो 2 एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज करते हैं। किस चीज के, कि कब हम स्टेटमेंट को एडमिट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब एक चीज आप याद रखना
कि एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में एक मेजर डिफरेंस है. द डिफरेंस इन एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 इज, एक्सप्लेनेशन 2 में कंडक्ट एक पर्सन का है और जबकि जो स्टेटमेंट है वो दूसरे पर्सन की है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 2 में कंडक्ट इज मेड बाय वन पर्सन एंड द स्टेटमेंट इज मेड बाय अनदर पर्सन. Whereas in explanation 1, the conduct and statement both are of same person. Explanation 1 में conduct और statement दोनों एक ही person की है. Under explanation 1, conduct and statement by same person, whereas under explanation 2, conduct and statement by different person. जैसे explanation 2 के illustration में हमने क्या देखा था कि statement किसने दी थी? सी ने. सी ने ही तो कहा था कि भाई पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करने आ रही है जिसने बी को रॉब किया है, और भागा कौन था? ए. तो स्टेटमेंट किसकी थी? सी की, और कंडक्ट किसका था? ए का. तो स्टेटमेंट बाय वन पर्सन एंड कंडक्ट बाय अनदर पर्सन. ओके. जबकि एक्सप्लेनेशन 1 में स्टेटमेंट किसकी थी? ए की, और कंडक्ट किसका था? वो भी ए का था. ए ने क्या स्टेटमेंट दी थी? कि मेरा रेप हो गया है. और इस स्टेटमेंट को कंडक्ट क्यों मान लिया गया था? बिकॉज ए ने उस स्टेटमेंट में वो सर्कमस्टेंसेस, वो टर्म्स डिस्क्राइब किए थे जिसमें उसके साथ रेप हुआ था, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को कंडक्ट मान लिया गया था. तो यानी स्टेटमेंट भी एक ही थी और कंडक्ट भी एक ही था, है ना. तो इसलिए एक्सप्लेनेशन 1 में कंडक्ट और स्टेटमेंट दोनों एक पर्सन के हैं, जबकि एक्सप्लेनेशन 2 में कंडक्ट इज बाय वन पर्सन एंड स्टेटमेंट इज मेड बाय डिफरेंट पर्सन. ओके. चलिए अब हम सेक्शन 8 की प्रीलिम्स की बातें डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 8 डील्स विद मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट. सेक्शन 8 डील्स विद मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट. कंडक्ट इंक्लूड्स प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. जो कंडक्ट है वो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों तरह के कंडक्ट इंक्लूड करता है. कंडक्ट ऑफ विटनेस इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8. ये क्वेश्चन तो पीटी में बार बार पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 8 में विटनेस का कंडक्ट रेलेवेंट है? तो आंसर इज नो. तो किसका कंडक्ट रेलेवेंट है जी? कंडक्ट ऑफ पार्टीज, एजेंट एंड विक्टिम. ओके. कंडक्ट ऑफ पार्टी, एजेंट और विक्टिम. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 1 mere स्टेटमेंट नॉट रेलेवेंट अनलेस अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स. तो एक्सप्लेनेशन 1 को तो आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करना है. बेसिकली दोनों ही एक्सप्लेनेशन को पीटी में दोनों एक्सप्लेनेशन बार बार पूछी जाती हैं. ठीक है. और कई बार तो ये एक्सप्लेनेशन एज इट इज देके ये पूछ लेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन कौन से सेक्शन से डील करती है, या पीटी में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन की लाइन उतार के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 1 है या 2 है. ओके. और डिफरेंस क्या है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में? कि एक्सप्लेनेशन 1 में स्टेटमेंट और कंडक्ट सेम पर्सन का है, जबकि एक्सप्लेनेशन 2 में स्टेटमेंट और कंडक्ट डिफरेंट पर्सन का है. ठीक है. इसके अलावा इस सेक्शन की जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी है. पीटी के लिए सारी की सारी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जितनी भी इलस्ट्रेशन हमने सेक्शन में डिस्कस करी हैं, अक्सर उन इलस्ट्रेशन को प्रीलिम्स में यूं ही उतार के पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंडक्ट शो कर रही है, मोटिव शो कर रही है, या प्रिपरेशन शो कर रही है. 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे: मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट और नन ऑफ द अबव. ओके. तो प्लीज इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करिएगा. ठीक है. अच्छा, बदला मूवी देखी है आपने? अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आज ही जाके इस मूवी को देखिएगा. इस मूवी से बेहतरीन सेक्शन 8 को कोई भी मूवी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इस मूवी में आपको मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगी. ओके. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की.
स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।